यस सर। नाम से लग रहा है कि हम अपने सराउंडिंग को एडप्ट कर लेते हैं टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, दोनों चीजें, ताकि हम जिंदा भी रह पाएं और जिंदा रहने के साथ साथ हम रिप्रोडक्शन भी कर सकें। तो यानी तो अब जो ऑर्गेनिज्म है, तुम चारों तरफ ऑर्गेनिज्म देखते हो, वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाते हैं, कैसे जिंदा रख पाते हैं। चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया हो, चाहे पोलर बियर हो, चाहे वो डेजर्ट में रेंगने वाली छिपकली हो, तो कुदरत ने क्या है, सबको कुछ ना कुछ खूबियां दी हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कैन इजीली अडॉप्ट देयर सराउंडिंग और द एनवायरमेंट और द हैबिटेट वेयर दे लिव सिंपली। तो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन सिंपली यही है कि एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म that enable them to survive and reproduce in their habitat। तो उस लिहाज से अब देखो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। एडेप्टेशन की डेफिनेशन हम समझिए बच्चों। तो एडेप्टेशन ना, अब जैसे कुछ एनिमल्स में ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, यानी अब देखो कैसे चेंजेस आते हैं मैं बताता हूँ। यानी बाहर से देखने में उनमें कुछ ना कुछ एडेप्टेशन नजर आते हैं, तो वो कहलाएंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। कुछ एडेप्टेशन उनमें ना फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होना, हाई होना, टेम्परेचर के रिगार्डिंग, या हम कह सकते हैं ऑस्मोलरिटी के रिगार्डिंग। तो उनकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म या टेम्परेचर या वो सब चेंज होना, तो वो फिजियोलॉजी में आएगा। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, किसी के हाथ लंबे, किसी के पैर लंबे, किसी के स्किन पर बाल बहुत ज्यादा, किसी के बाल कम, तो ये सब किस में आएगा बच्चे? फिजियोलॉजिकल में या मॉर्फोलॉजिकल में? ये मॉर्फोलॉजिकल में आएगा। और कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है, उनके बिहेवियर में बदलाव आ जाते हैं। बिहेवियर जैसे माइग्रेट कर जाना था, अभी पहले भी हमने पढ़ाई तो बताया था ना, माइग्रेट कर जाते हैं बहुत से एनिमल कुछ टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो एनसीईआरटी साफ लिखते हैं एडेप्टेशन इज द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, एंड बिहेवियरल भी हो सकता है, दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ध्यान रखना, टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, खाली सर्वाइवल से नहीं होता, रिप्रोडक्शन भी करना होता है, ताकि वो अपनी स्पीशीज को मेंटेन कर सके, उसकी कंटिन्यूटी को। ठीक है बच्चों। अब देखो एडेप्टेशन ना और दो तरीके का भी हो सकता है। एडेप्टेशंस में भी यू कैन से फिनोटिपिक, और एडेप्टेशन एक तरीके से हो सकता है जीनोटिपिक। फिनोटिपिक तुम समझते हो, जीनोटिपिक भी तुम समझते हो। मैं ये कहूं कि भाई जैसे मैं कहूं कि जैसे फ्रॉग है बच्चों, है ना, फ्रॉग जैसे एस्टिवेशन करता है, हाइबरनेशन करता है, मतलब वो कुछ सीजन में जमीन के अंदर धस जाता है, तो और कुछ सीजन में वो सिर्फ बाहर आता है, या जैसे माइग्रेशन ही क्यों ना हुआ, इधर से उधर चले गए, ये वाली चीजें। तो फिनोटिपिक और एक जीनोटिपिक। और जीनोटिपिक का मतलब जैसे दोनों चीज, मुझे तुम थोड़ा सा डिफरेंस बताओ। जैसे मैं ये कहूं कि जैसे जिराफ का एग्जांपल था, हमने डार्विन वाली कंसेप्ट पढ़ा था ना, जिराफ का एग्जांपल था कि तो जिराफ जिराफ की गर्दन धीरे 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 लंबी होती गई, तो आज के टाइम पर सब लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं। तो यानी उनमें जो वेरिएशंस आए, हाँ, उनमें जो वेरिएशंस आए या जो चेंजेस आए, तो जाहिर सी बात है वो उनकी ऑटोमेटिकली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उनका जो चेंज था, उनका जो एडेप्टेशन था, तो वो फिनोटिपिक में आएगा, जीनोटिपिक में आएगा? फिनोटिपिक। हाँ, वो जीनोटिपिक में आएगा। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब जीन लेवल पर कुछ हम में चेंजेस आ जाते हैं। जीन लेवल पर कुछ चेंजेस आ जाने से हम और तो यानी वो जो एडेप्टेशंस होते हैं वो हमारे ना फिक्स हो जाते हैं, मतलब परमानेंट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं, एनसीईआरटी बोल देती है जेनेटिकली फिक्स्ड। लेकिन तुम क्या सोचते हो कि जिराफ की लंबी गर्दन क्या कुछ 10-20 साल में हो गई होगी, या बहुत लंबा वक्त? बहुत लंबे साल, काफी बहुत लंबा टाइम लगा होगा।
तो एनसीईआरटी साफ ये बोलती है कि जो बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं, यानी मींस मैनी एडेप्टेशंस have evolved, many adaptation have evolved, एनसीईआरटी साफ लिखते हैं, मैं उसकी लाइन को कोट कर रहा हूँ, many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed, और अब वो genetically fix हो गए, यानी अब उनमें वो चेंजेस फिक्स हो गए। तो उन्हीं को ज्यादातर तो जीनोटिपिक है, और फिनोटिपिक में वो चीजें आती है, कोई इधर से उधर माइग्रेट कर जाता है टेम्परेरी, क्योंकि उनमें अभी जीन लेवल पर उस ज्यादा ठंड, उस ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने की कुवत नहीं आई है, तो अभी वो जेनेटिकली फिक्स हुआ ही नहीं उनमें वो एडेप्टेशन, तो वो टेम्परेरी है, तो वो फिनोटिपिक कहलाता है। इसका मतलब जो फिनोटिपिक एडेप्टेशंस होते हैं, तो जैसे जब एनवायरमेंटल कंडीशन नॉर्मल हो जाती हैं, तो ये एडेप्टेशंस रहते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं फिनोटिपिक वाले। भाई जैसे फ्रॉग है, अब तुम समझो, जैसे फ्रॉग बरसात में वो एक्टिव है, ठीक है, अब हम तुम सोचो जैसी बरसात के बाद बहुत तेज सर्दी आ गई, तो उस बहुत तेज सर्दी में फ्रॉग क्या होता है, मिट्टी में धंस जाता है, नीचे धंस गया, और फ्रॉग ना मेटाबॉलिकली उसका मेटाबॉली बहुत स्लो हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो अब जब, क्योंकि कंडीशन उसके फेवर में नहीं है, कंडीशन अनफेवरेबल आ गई, यानी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, तो उसने उस चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन को एडप्ट करने के लिए एक तरीका अपना लिया, क्या, वो गीली मिट्टी में धंस गया नीचे। लेकिन तुम ये सोचो कि जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन उसके फेवर में होंगी, फिर यानी फिर से जब बरसात होगी, तो वो उसका एडेप्टेशन, जो वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया था, तो वो उसका एडेप्टेशन रहेगा या अब डिसअपियर हो जाएगा? रहेगा सर। नहीं, मतलब वो उस लेस मेटा, अरे बच्चे वो छुपा, तो अब मतलब बरसात आने पर वो छुपा ही रहेगा या ऊपर आ जाएगा? सोचो। नहीं सर, बारिश के ऊपर आ मौसम में तो जाएगा ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा ना, इसका मतलब जो टेम्परेरी उसमें जो एडप्ट। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बेटा। हेलो। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर देखो, फिनोटाइप मतलब होता है जो विजिबल कैरेक्टर होते हैं सर, जो फिनोटाइप होता है ना, उसका मतलब होता है विजिबल कैरेक्टर। तो सर जिराफ में तो हमें दिखता है ना सर कि वो मतलब इतने से इतना हो गया, तो बट वो तो जेनेटिकली चेंज आता है। लेकिन वो जीन के जरिए तो गई ना वो वेरिएशन बेटा, अगली करेक्ट। यस, ओके ओके। हाँ, ठीक है। तो मैं फिनोटिपिक एडेप्टेशंस को मैं कह सकता हूं कि ये इनके फेवरेबल में कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंज, इन एनवायरमेंटल कंडीशन। फिनोटिपिक की बात करें, बट दे डिसअपियर व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकम नॉर्मल। मतलब ये तो कहने का मतलब ऐसा हो गया तुम्हारा कि जैसे बच्चे, जैसे घास के मैदान फिर से आ जाएं और जिराफ की गर्दन फिर छोटी हो जाएगी, ऐसे ऐसे तो नहीं होना, तो वो जेनेटिकली फिक्स होना। तो जो जीनोटिपिक एडेप्टेशंस होते हैं परमानेंट होते हैं। तो जीनोटिपिक एडेप्टेशन में क्या होता है कि वहां पर जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप होती है। को एडप्ट करने सर आपकी वॉइस नहीं आ रही के लिए, अच्छा हाँ, वो अब आवाज आ रही है बच्चों? हाँ जी सर, हाँ अभी आ जी रही है। सर। हाँ बच्चों देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे जीनोटिपिक पॉपुलेशन है, जैसे मैं कहूँ कि जैसे कोई भी पॉपुलेशन थी, सपोज ये जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं या मॉस्किटो की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे बहुत सारे सेंसिटिव लेकिन इक्का दुक्का रेसिस्टेंट मॉस्किटो भी थे, डीडीटी रेसिस्टेंट। और अब क्या हुआ, जैसे ही डीडीटी का छिड़काव हुआ तो जाहिर सी बात है सेंसिटिव वाले मर गए और रेसिस्टेंट वालों को अब बेटर सर्वाइव करने का मौका मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि टाइम पर डीडीटी की प्रेजेंस में रेसिस्टेंट वालों पर डीडीटी का असर नहीं होता, तो आज के टाइम पर रेसिस्टेंट की भरमार है और सेंसिटिव इक्के दुक्के हैं। तो ये है, तो यानी जो एक छोटी पॉपुलेशन थी रेसिस्टेंट वालों की, ये तो एक एनवायरमेंटल कंडीशन क्या, चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन क्या बच्चों, डीडीटी की प्रेजेंस में बहुत वक्त बाद अब वो रेसिस्टेंट पॉपुलेशन ही इवोल्व हो गई और सेंसिटिव वाले मैक्सिमम खत्म हो गए।
तो ये एक तरीके से जेनेटिकली एडेप्टेड पॉपुलेशन कहलाती है। और जो स्पीशीज होती है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको ना इकोटाइप्स बोल देते हैं। ये एनसीईआरटी पे नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। इकोटाइप्स, इकोटाइप्स मतलब होता है कि टाइप्स तो समझते हो, टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा, एक प्लांट उसमें पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो यानी जेनेटिकली एडेप्टेड पॉपुलेशन को हम सिंपली इकोटाइप्स बोलते हैं। और जो इंडिविजुअल्स होंगे रेसिस्टेंट, ये रेसिस्टेंट, ये रेसिस्टेंट, ये रेसिस्टेंट, तो ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते, सोचो जरा। यस सर। हाँ कर सकते हैं, तभी तो ये, हाँ तो ये क्या होते हैं, अब ये एक्चुअल में क्या है, ये आपस में करेंगे, लेकिन ये जो रेसिस्टेंट वाले होते हैं ये सेंसिटिव वालों से भी तो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। यस सर। हाँ तो ये जब ये रेसिस्टेंट वालों से, सेंसिटिव वालों से भी कर सकते हैं, तो ये कुछ इंटरमीडिएट भी प्रोड्यूस करते हैं, उनको इको लाइन बोल देते हैं। कोई इतना नहीं पूछेगा तुम्हें, बस एडेप्टेशन एक तो फिनोटिपिक भी होता है, एक जीनोटिपिक भी होता है। ये परमानेंट होता है जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से, और जो फिनोटिपिक होता है ये टेम्परेरी होता है, यानी जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, ये एडेप्टेशंस ये गायब भी हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। और जैसे इनको इको टाइप्स बोलते हैं, इनको इको फीन्स बोलते हैं। फीन PHEN यहाँ से याद रख लेना, फीन्स यानी फिनोटिपिकली एडेप्टेड इंडिविजुअल, इकोफीन्स कहते हैं। इकोफीन्स, इनको इको टाइप बोलते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, अभी इंपॉर्टेंट यही चला रहा है। एडेप्टेशन की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी वाली है वो क्लियर होगी हमें। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, ये है। अब इनमें से हम पढ़ते हैं बच्चों। देखो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में बिहेवियरल, ये सब तुम अपना पता लगा लोगे। जैसे मॉर्फोलॉजिकल की मैं बात करूं, जैसे जो मैमल्स होते हैं, यानी जो मैमल्स होते हैं, तुम बताओ जरा कहाँ रहते हैं, जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, जो ठंड में रहते हैं, तो उनके जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जैसे उनके पिन्ना, ये कई बार बता दिए हैं, टोज, इनका साइज छोटे होते हैं। हाँ, इनका साइज छोटा होता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में आता है। टू मिनिमाइज द हीट, ये कौन सा रूल कहलाता था, कौन से साइंटिस्ट का? एक साइंटिस्ट के नाम पर है ना बच्चों ये रूल। बर्जमैन, गोल्जर्स लॉ, बर्जमैन लॉ या एलेंस लॉ, ये कहलाता है एलेंस लॉ। ध्यान रखना बच्चों, ये दिस इज एलेंस लॉ, ये एलेंस लॉ कहलाता है। कोई नहीं, ये एनसीईआरटी लिख देती है भाई, इसको याद रखना तुम, एलेंस रूल या एलेंस लॉ। यानी अब कोई तुमसे पूछे तो तुम आसानी से बता सकते हो। एडेप्टेशन में का ही एक पार्ट है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, हम बोल सकते हैं। यानी एनिमल्स लिविंग एट कोल्डर रीजन, कोल्डर एरियाज, दे हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज। शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज लाइक पिन्ना, टो, फिंगर्स, ये छोटे छोटे होते हैं। टू मिनिमाइज द हीट लॉस, दिस इज कॉल्ड एलेंस लॉ। इसके अलावा जैसे जो पोलर एरियाज में रहते हैं, पोलर बियर वगैरह, या जो पानी में रहने वाले मैमल्स है, एक्वेटिक मैमल्स लाइक व्हेल, तो उनको हीट लॉस रोकने के लिए ना उनकी स्किन के नीचे बहुत मोटी फैट की लेयर होती है। यस तुमने सर। 11th में पढ़ा होगा, उसे बोलते हैं बच्चों ब्लेबर। ब्लबर, हाँ। दैट इज कॉल्ड ब्लेबर। तो थिक फैटी लेयर है बिलो द स्किन इन एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील, व्हेल, और कुछ एक्वेटिक मैमल जो पोलर रीजन पे भी रहते हैं, वहां भी आर्कटिक, अंटार्कटिक ओशन में, तो उनमें ब्लेबर है। तो वो एक इंसुलेशन का काम करती है ताकि जो हीट लॉस है वो कम से कम हो जाए। तो ये एक फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के केस में ये आएगा। अब जैसे मैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करूं बच्चों, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बहुत सारे एग्जांपल एनसीईआरटी खुद देती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में देती है कि जैसे नॉर्थ अमेरिका में ना एक कैंगरू रेट मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में मिलने वाला कंगारू या कैंगरू रेट, कैंगरू चूहा है। पता है नॉर्थ अमेरिका के ना डेजर्ट में मिलता है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट, अब वहां तो पानी है ही नहीं भाई, तो पता है ये क्या काम करता है, ये ना
फैट का ऑक्सीडेशन करता है, इसकी बॉडी पे जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसके ऑक्सीडेशन जैसी फैट का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो उसमें एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है। वाटर निकल। हाँ, ये तुमने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा आइडिया है ना बच्चों। तो इन द ऑक्सीडेशन हाँ ऑफ जी। फैट, हाँ, एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर इज रिलीज। तो वाटर रिलीज होगा, तो जो रिलीज होता है वाटर, तो उसको वो अपने और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में उस वाटर को यूज करता है। तो हम बोल सकते हैं इसे कि जो कैंगरू रेट है, कहाँ पाया जाता है ये याद रखना, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में मिलने वाला कैंगरू रेट, इट कंपनसेट ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू फैट ऑक्सीडेशन। तो क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग फैट ऑक्सीडेशन वाटर इज रिलीज्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा ये जो कैंगरू रेट होगा, बताओ ये बहुत ज्यादा, अगर हम, तुमने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पार्ट में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो, वाटर करंट सिस्टम ये सब हमने पढ़ा था, ये बताओ जरा, ये बहुत कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करता होगा या डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करता होगा? कंसंट्रेटेड। हाँ, कंसंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि यानी इसके यूरिन में वाटर जाएगा ही नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। भाई तुम खुद फास्टिंग पर आ जाओ या तुम पानी मत पियो बहुत टाइम से, तो ऑटोमेटिकली हमारा यूरिन की अमाउंट भी कम हो जाती है, और हम पानी खूब पिए, खूब जूस खूब पिए, तो हमारे यूरिन की आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो ये हमारी बॉडी का एक तरीके से हमारी फिनोमिना है। हाँ, फिनोमिना है, एडप्ट करती है हमारी बॉडी सराउंडिंग्स को, गर्मी में सर्दियों में सब अलग अलग चीजें हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में आता है। ऐसी डेजर्ट प्लांट तुमने बॉटनी में पढ़ लिया, इसके बारे में तो मैं तुम्हें खैर क्या बताऊं ज्यादा। डेजर्ट प्लांट्स हैं, मतलब उनको हम बोलते हैं ना जीरोफाइट्स, जीरो का मतलब ही डेजर्ट होता है, फाइट मतलब प्लांट, जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स में तुमने देखा होगा कि उनकी जो लीफ सरफेस होती है ना, जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ सरफेस पर थिक क्यूटिकल होती है। हाँ जी सर। हाँ, टू क्यूटिकल, और उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो बिल्कुल ना डीप ऑरेंज होते हैं, गहराई में होते हैं, लीफ की सरफेस पर नहीं होते। तो ध्यान आ रहा होगा ना, इस टर्म को बोलते हैं संकन स्टोमेटा। यस सर। हाँ, ये मॉर्फोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा, संकन स्टोमेटा है ना। तो इससे वाटर लॉस क्या होगा? कम से कम, बहुत कम होगा। हाँ, और इसके अलावा उनमें एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है ना, कैम, ये सब तुम्हें पता है? यस सर। है ना। तो इसके क्या होता है, मतलब ये स्पेशल पाथवे में क्या होता है, इससे उनके जो स्टोमेटा हैं वो कब खुलेंगे, दिन में या रात में? सर रात में। हाँ, और दिन में उनके स्टोमेटा क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। लॉस क्या हो बच्चे? कम से कम हो। मेरे हिसाब से समझ गए वाला, ये तो ध्यान पता ही है तुम्हें। और एक प्लांट और तुमने देखा होगा, ओपनशिया कैक्टस जिसे हम बोलते हैं ना, कैक्टस ओपनशिया। यस सर। हाँ, उसमें लीव्स होती है? नहीं सर स्पाइन्स बन जाते हैं। हाँ, लीव्स तो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और यस ये ऐसे स्पाइन, ये तो लीव्स होती हैं, और जो स्टेम होता है वो थिक होकर फ्लैशी हो जाता है, और ग्रीन कलर का होता है, और फोटोसिंथेसिस इसी से ही तो होता है, उसके फोटोसिंथेटिक स्टेम से, फ्लैटेंड स्टेम। तो ये इसको कौन सी वो बोलते थे एडेप्टेशन, तुम्हें ध्यान आ रहा होगा ना, मतलब चेंजेस, किलेडोड, फिलोकिलेड, ऐसे नाम थे ना, तुम्हें याद आ रहा होगा? हाँ सर। हाँ, फाइलोकिलेड ही तो बोलते थे इसे। हाँ जी। ठीक है बच्चों, देखो ये और भी एग्जांपल दिए एनसीईआरटी ने। जैसे हम ना हायर एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं, एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे तुम कहो 3500 मीटर, या उससे एनसीईआरटी कहती है 3500 मीटर या उससे ऊपर चले जाओ, जैसे रोहतांग दर्रा, पता नहीं तुम में से कोई गया हो, मनाली मानसरोवर, चाइना में, जहाँ मानसरोवर जाते हैं ना, मानसरोवर की यात्रा गए हैं, तो चाइना में तो है मानसरोवर, तिब्बत वाले इलाके में। हाँ, तुमने ये देखा होगा, जैसे जो कश्मीरी होते हैं, यानी जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं,
उनके गाल टमाटर जैसे लाल होते हैं ना। यस सर। हाँ तो हाँ तो उनको उनमें से क्या होता है, दरअसल जैसे हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमारे मतलब जो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है ज्यादा होता है ऊंचाई पे जाने सर कम होता है। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन कम नहीं होती, ऑक्सीजन तो उतनी परसेंट है जितने हाँ हैं जी वही है, सर। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से वहां डिफ्यूजन कम होने लगता है हमारी एल्वियोलाई में, है ना। यस सर। तो हमें ना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो हमारी बॉडी को अच्छे से, जिससे जिससे बॉडी मतलब प्रॉपरली वर्क कर सके। तो इसीलिए तो जैसे ही तुमने देखा होगा ना, पहाड़ों पर अक्सर जाते तो किसी को वॉमिटिंग आए ना आए लेकिन वहां जरूर आ जाएगी जब पहाड़ों की पर हाँ जी सर। जाते थे। तो नोजिया, फैटीग, थकान और उसका दिल घबराना, हार्ट पैल्पिटेशंस, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसका पता है इसका कोई सीधा सीधा रीजन क्या है कि जब हम व्हेन वी मूव हायर इन द एल्टीट्यूड, so there is continuously decreasing in atmospheric pressure so that our body could not get sufficient oxygen to compensate the requirement of the body. लेकिन तुमने ये भी देखा होगा कि जैसे ऐसा थोड़ा ना कि तुम पहाड़ पे चले गए, मनाली रह रहे हैं जाकर, तो अब वहाँ आज थकान होगी, नोजिया जैसी सिचुएशन आ गई, तो अब रोज उल्टी होती जाएंगी, ऐसा थोड़ा ना है। नहीं सर, नहीं सर। एक दो तो दिन फिर में हम हो जाता है सही। एक आध दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी से एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, मतलब वो अडेप्ट हो जाते हैं। और उस एल्टीट्यूड सिकनेस, इसी को एनसीईआरटी ने लिख दिया एल्टीट्यूड सिकनेस, और ये एल्टीट्यूड सिकनेस हमारी खत्म हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, पता है, हमारी बॉडी को सिग्नल मिलते हैं, तो उधर क्या है, ऑक्सीजन कम आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन को सप्लाई करती कौन है बच्चे, आरबीसी तो करती हैं। यस सर। तो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई तक कम डिफ्यूज हो रही है, तो उन्होंने क्या काम किया, तो जो आरबीसी हैं, तो आरबीसी के नंबर अब कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है उसको। हाँ तो हमारी बॉडी आरबीसी का प्रोडक्शन कम करेगी या ज्यादा करेगी पहाड़ों पर, भाई पहले से ही ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा आरबीसी हो जाएंगे, तो इसका मतलब हाँ, तो थोड़ी बहुत जो भी ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती होगी तो उसको एकदम लेकर आगे बढ़ जाएंगी, फटाफट और डिलीवर करती चली जाएंगी। तो इसलिए आरबीसी काउंट, जो हिली पीपल्स होते हैं तो उनका आरबीसी काउंट ज्यादा रहता है, और इवन हम अगर पहाड़ों पर चले जाए तो हमारा आरबीसी काउंट भी बढ़ जाता है। इसलिए उनके गाल टमाटर जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आरबीसी काउंट क्या होता है बच्चों, ज्यादा इंक्रीज। हाँ तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ गया। और जैसे हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग, जो एफिनिटी होती है ना, जैसे ये तुमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो तुम मुझे ये बताओ, अब जब हम पहाड़ों पर हैं, बहुत ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड पर हैं, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कम रिलीज करेगा या ज्यादा रिलीज करेगा, ज्यादा। टिश्यू को, हाँ ज्यादा डिलीवर करेगा। तो इसके लिए हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी मतलब लगाव, चाहत, तो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन से एफिनिटी कम होगी या ज्यादा होगी, कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। तो एफिनिटी यानी इसकी बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से डिक्रीजेस व्हेन वी मूव हाई इन एल्टीट्यूड। लो। हाँ तो एफिनिटी लो हो जाएगी, तो जिससे सो दैट more and more oxygen will be delivered to the tissues by the oxyhemoglobin, इससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगी टिश्यू को। तो ये तो, और हमारे ब्रीदिंग रेट कम होगा या ज्यादा होगा, सोच के बताओ। ज्यादा होगा। हाँ, तो ये 3 पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है, आरबीसी रेट ज्यादा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी कम, और हमारी ब्रीदिंग रेट ये भी बढ़ जाएगी। फिर एनसीईआरटी लिखते हैं, फाइंड आउट if they normally have a higher red blood cell count than people living in the plains। हाँ वो, तो उनमें ज्यादा आरबीसी काउंट होता है। समझ गए बच्चे, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं सारी की सारी, नहीं? यस सर। हाँ जी सर। हाँ अब देखो और भी है, हमारे टेम्परेचर से ही देख लो, जैसे हम में 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन तो होती है
कि हम अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ऑप्टिमली इसी रेंज में करा पाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में। तो हम ठंड में चले जाएं तो हम कांपने लग जाएंगे, गर्मी आ जाए तो हमें यस बहुत सर, ज्यादा पसीने स्वेटिंग। आने लगेंगे। तो ये सब एडेप्टेशन ही तो है, ये बार बार वही चीजें फिर रिपीट आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया ये रहते हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहाँ पर टेम्परेचर ना 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, वहां पर ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि वो कैसे सर्वाइव करे वहां पर, ये कैसे पॉसिबल है। तो एनसीईआरटी ने तो ऐसा बताया नहीं, तो ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उनमें उनमें क्या होता है कि जैसे उनमें ना ब्रान उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल में, जो वहाँ उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल के नीचे, तो उनमें क्या होता है कि उनमें ना ब्रांच चेन लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब उनमें ना लिपिड मॉलिक्यूल की भरमार होती है और वो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं। तो इसकी वजह से वो हाई एक्स्ट्रा यानी जो हाई टेम्परेचर है उसको विदस्टैंड कर पाते हैं, यानी उसको वो कर पाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है दैट इज प्रोवाइडेड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ लिपिड्स। हाँ ब्रांच या ह्यूज अमाउंट ऑफ लिपिड्स यू कैन से, और हैव ब्रांच चेन लिपिड्स, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ना थोड़ा डिक्रीज करके, और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंट कर देते हैं। हाँ ज्यादा से ज्यादा हीट रेजिस्टेंट कर ले बस ये। और भी है एनसीईआरटी, देखो इधर और भी एग्जांपल देती है। कुछ वो कहती है कि कुछ फिश जो होती हैं वो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिक वाटर में भी रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ बिलो जीरो। वो कैसे? तो उनकी बॉडी में ना वो जो फिश होती है उनमें कुछ कंपाउंड होते हैं, उनमें कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूट, जो यानी जो उनका बॉडी फ्लूइड है वो उसको फ्रीज ही नहीं होने देते, उसको जमने नहीं देते। पूरा मैकेनिज्म का कोई अपने को कुछ करना नहीं, इतना कोई पूछेगा नहीं। तो अंटार्कटिक फिश जो होती हैं उनकी बॉडी में एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स पाए जाते हैं, जो उनके बॉडी फ्लूइड्स को फ्रीज होने से रोक देते हैं। अंटार्कटिक फिश बहुत सारे जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या फिश होते हैं वो बहुत गहराई में होते हैं, जहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मतलब सी लेवल से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर, क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर तो बढ़ जाता है ना बच्चे। यस तो वो उस हाँ यस सर। वो उस प्रेशर को भी मतलब सस्टेन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडेप्टेशंस हैं। तो ये इसके अलावा बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी एनसीईआरटी ने लिखा है। फिर वेरिएशंस के वो बिहेवियरल में तो वो ये है कि जैसे डेजर्ट लेजर्ड होती है, तो पता है वो क्या काम करती है? धूप में रह रही हो, कोई दिक्कत, हाई टेम्परेचर के साथ वो कैसे डील करती हैं? वो मैमल की तरह तो नहीं कर पाती, जैसे हमें पसीना आएगा ऐसे तो उनमें कुछ है नहीं। तो अपने बॉडी टेम्परेचर को बड़े मजेदार तरीके से कांस्टेंट रखती हैं अपने बिहेवियर के, अपने बदलाव देखो कैसे। जैसे वे धूप में ना धूप में अपनी बॉडी को सेकते हैं और वो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया उन्होंने, तो अब उनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जाहिर सी बात है उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन ऐसी जरूरत कब पड़ती है? जैसे उनमें जैसे कभी कभी जैसे वो कुछ डिजर्ट में ना जैसे रात को बहुत ज्यादा ठंड भी हो जाती है ना, ठंड भी तो रहती है ना, जैसे ठंड है वहां पर। हाँ तो जैसे ठंड हो गई तो उनका एक टेम्परेचर अगर थोड़ा सा डाउन होता गया तो एकदम से धूप में आ जाते हैं और धूप में अपना सेकते हैं, और धूप में सेकने से खुद को अब टेम्परेचर बढ़ता गया। जब वो उनको अच्छा सा लगेगा, जैसे तुमने देखा होगा ना क्रोकोडाइल अक्सर पानी से निकल कर ना धूप में जरूर आते हैं। यस सर। हाँ वो धूप में पड़े रहते हैं। अगर वो धूप में नहीं आएंगे ना तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो काम उनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल रुक जाएगा और वो एक्टिव ही नहीं हो पाएंगे। तो अब जैसे जब वो धूप में पड़े रहते हैं ना, जैसे उनको लगता है कि यार अब बहुत मतलब सब एनर्जी सी आ गई है, अब वो फिर से पानी में मजे करने चले जाते हैं। यानी ऐसी लीजर्ड वो एनसीईआरटी लिखते हैं कि वो जैसी कंफर्ट जोन में आ जाती है अपने टेम्परेचर ड्रॉप होकर, तो वो
वो मतलब जैसे कंफर्ट जोन में आती है तो वो वापस फिर छाए में आ जाती है। तो ऐसे वो अपने टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्रोकोडाइल पानी से निकलकर जमीन पर धूप सेकने आ जाता है, कोई लिजर्ड पेड़ की छाए से निकलकर या शेड से निकलकर वो धूप में आ जाती है, फिर अंदर चली जाती है, ये सब चीजें। और फिर एनसीईआरटी लिखते हैं कि कुछ स्पीशीज होती है, दे आर केपेबल ऑफ बरोविंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। तो कुछ क्या होते हैं, बहुत जमीन में गहरा गड्ढा बना लेते हैं, वहां चले जाते हैं जिससे कि वो बाहर वाली गर्मी को या बहुत तेज सर्दी को बर्दाश्त कर पाए। देखो भाई, ये हो गया तुम्हारा एडेप्टेशन वाला पार्ट, यहीं तक आएगा। ओके सर। है ना। इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा और भी बता देता हूँ। जैसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस और हैं एक्स्ट्रा, जैसे रूट में कुछ ना कुछ एडेप्टेशन हो जाता है। जैसे कुछ हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स को समझते हैं ना? यस सर। हेलोफाइट्स होते हैं जो दलदली जमीन में उगते हैं, जहां पर हाँ हाँ है ना, हाँ, सलाइन सॉइल होती है ना बहुत ज्यादा। यस सर, सॉल्टी मतलब बहुत हाँ, ज्यादा सॉल्टी वो सॉइल रहती है और सॉल्ट। मार्शी प्लेस होते हैं ना, दलदल। जैसे सुंदरबन, ध्यान आ रहा ना, सुंदरबन, मैंग्रोव्स याद आ रहे होंगे यस सर। सुंदरबन। यस सर। हाँ, देखो तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, एक तो स्टिल्ट रूट होती है उनमें। स्टिल्ट रूट तो समझते ना, जैसे अब नीचे तो दलदली जमीन है, तो वो उनको सपोर्ट कैसे मिले, तो एडिशनल सपोर्ट कैसे मिलती है उनकी स्टेम से, रूट, ये तो मेन रूट होगी, तो यहाँ से आती है ना स्टिल्ट रूट। यस अरे सर। जैसे मक्का यस में, सर। गन्ने हाँ में, सर, यस स्टेम सर। में से यस निकल सर। के सॉइल में जाती है। हाँ, तो एक तो इनको इससे सपोर्ट मिल जाती है स्टिल्ट रूट से मैंग्रोव को। और तुमने देखा होगा उनकी रूट ना उस दलदली जमीन से ऊपर की तरफ निकल आते हैं, इनको क्या बोलते थे, न्यूमेटोफोर, याद आ रहा है ना, न्यूमेटोफोर। हाँ यस जी सर। सर। तो ये दलदली राइजोपस जमीन से वगैरह। ऊपर निकल कर आ जाते हैं, तो ये ब्रीथ करते हैं ना इसके जरिए, न्यूमेटोफोर। न्यू का मतलब ही ब्रीथिंग पोर्स होते हैं, उनके अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज वगैरह हो जाए, तो इनको रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोल देते हैं। तो राइजोफोरा, सोना, रेशिया, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये मैंग्रोव्स जिसे हम बोल देते हैं। और स्टेम का मॉडिफिकेशन प्लांट्स वगैरह में तो वो तो तुम्हें वो बता ही देता है, सक्यूलेंट जो थे यानी कैक्टस वगैरह। यस सर। जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं ना, तो देखो ये विविपेरिटी शो करते हैं ना। विविपेरिटी समझते हैं ना, जैसे हम विविपेरस हैं, बच्चों को हाँ जन्म जी देते सर। हैं। यस सर। हाँ, क्योंकि उनको, हाँ, उनको पता है कि अगर उनका जो फ्रूट है और उसका जो सीड है वो दलदली जमीन में गिर गया तो वहां ग्रो ही नहीं करेगा वो। तो उनकी वो एडेप्टेशन ही तो है। इसका मतलब जब उनका फ्रूट पेड़ पे लगा रहता ना, इनका मैंग्रोव का, तो जब तो उनके फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो जाता है। फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो जाएगा जब ये पेड़ से लगा ही रहता है, यानी पेड़ पर फल लगा हुआ और उसी फल के अंदर से सीड जर्मिनेट हो गया, फल टूट गया, अब वो जो जर्मिनेटेड सीड है तो आसानी से वो सर्वाइव कर पाएगा। समझ गए ना भाई? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। तो सीड जर्मिनेशन इनसाइड फ्रूट, तो दिस इज कॉल्ड विविपेरिटी। तो ये मैंग्रोव्स वगैरह में ये भी दिखाता है। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस भी हो सकती है। एनाटॉमिकल मतलब, तो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन में ये यही, जैसे थिक क्यूटिकल वाला, ये एनाटॉमिकल में भी आ सकता है। ये संकन स्टोमेटा, हाइपोडर्मिस मल्टीलेयर्ड, पेरिसाइकल स्केलेरन काइमेटस। ये समझते हो स्केलेरन काइमा? स्केलेरा का मतलब होता है हार्ड, मस्कुलर टिश्यू बहुत हाँ ज्यादा जी डेवलप सर, होना। हाँ, फ्लेरेंकाइमा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडेप्टेशंस हमने डिस्कस कर ली। जीरोफाइट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तुम्हें पता है, जैसे लिथोफाइट्स होते हैं जो सिंपल रॉक, लिथो का मतलब स्टोन होता है, यानी ऐसे प्लांट्स
which grow on stone. साइक्रोफाइट्स होते हैं जो ठंडी मिट्टी में उगते हैं। कीचड़ में उगने वाले हेलोफाइट्स होते हैं, तो पता ही है तुम्हें। और तो खैर इसमें क्या है, ये खत्म हुआ भाई। पॉपुलेशन हम पढ़ेंगे, तो कल से पढ़ लेंगे पॉपुलेशन वाला पार्ट। अब देखो तुम्हें जहां तक तुम्हारा टेस्ट आ रहा है ये हमने करा दिया, तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी बनती थी कि इस एनसीईआरटी को तुम्हें अच्छे से पढ़ना था। एक एक लाइन तुम्हें पढ़नी है ना। पढ़ तो ली होगी तुमने शायद, जितना पढ़ा है बच्चों। देखो मैं शुरू से तुम्हें बताऊं तो देखो हमने कितना कितना कुछ पढ़ा है। इंट्रोडक्शन देकर इकोलॉजी की डेफिनेशन दी, फिर वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेस बताए, लेवल बताए, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी बायोम्स। कम्युनिटी बायोम्स तो सिलेबस में नहीं है, तो कुछ छोटा थोड़ी चीजें दी। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन सिलेबस में, तो ऑर्गेनिज्म के बारे में खूब अच्छे से समझाया था। रेनफॉल और टेम्परेचर के बेस पर बहुत सारे बायोम्स के बारे में नाम भी लिखे थे हमने। टेम्परेट, ट्रॉपिकल, क्या ट्रॉपिकल क्या टेम्परेट, कोनीफेरस, आर्कटिक, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब चीजें बताएं। और फिर फैक्टर समझाए इसमें, जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, तो ये सब कहानी सी है, टेम्परेचर का क्या रोल है। तो पोलर एरिया में रहने वाली ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करेंगे, डेजर्ट वाले कैसे करेंगे। तो कुछ किताबों में इसी को उससे लिंक कर देते हैं, एडेप्टेशन से भी। यहाँ एक ही बात है, इसी चीज को अलग लिख दिया एनसीईआरटी ने, कुछ यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो इसी ने कुछ टर्म बताई थी, यूरी थर्मल, स्टेनोथर्मल, जो बहुत ज्यादा चेंज को टॉलरेट कर ले, जो नैरो रेंज को टॉलरेट करे। ये पानी से रिलेटेड चीजें बताई, वाटर का कंपोजिशन, वाटर में उसकी पीएच क्या है, और वो सब चीजें। तो पानी के बिना सब कुछ अधूरा है भाई, पानी पर हर जिंदगी डिपेंडेंट है। और वाटर की सैलिनिटी भी साथ साथ, यूरी, हेलाइन, स्टर्नो हेलाइन, ये भी सब चीजें बताई। फिर लाइट बहुत जरूरी है, तो लाइट में वो सन से रिलेटेड, वो चाहे वो फोटो पीरियडिक फ्लावरिंग वाला पार्ट क्यों ना हो, फ्लावर का, हर सबके लिए लाइट की जरूरत है। वो स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया था, किस रेंज तक लाइट आती है और क्यों हर रेंज वाली लाइट हम तक नहीं आ पाती। वो ओजोन लेयर का कंसेप्ट यहाँ आ गया था, तो यूवी रेज वगैरह को रोकते हैं। वो यूवी रेज के टाइप्स भी हमने समझ लिए थे। और इसके अलावा डीप सी में रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी कौन से कहाँ मिलेंगे, वो सब भी चीजें तुम्हें क्लियर कर दी थी। और सॉइल के बेसिस पर सॉइल की पीएच क्या, सॉइल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या, वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीजें हमने समझा दी थी। और हम उन एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो कुछ अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं कॉन्स्टेंटली, तो रेगुलेटर्स जो नहीं कर पाते कन्फर्मर, और कुछ पार्शियल रेगुलेटर भी होते हैं, कुछ पल तक तो वो कर पाते हैं और नहीं कर पाते तो वो और कुछ और तरीका अपनाते हैं। वो क्या तरीका अपनाते हैं कि वो या तो माइग्रेट कर जाएंगे या वो सस्पेंड रह जाएंगे। या तो माइग्रेट कर गए, उस जगह को ही छोड़कर कहीं और चले गए, या वो उस कुछ पल के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन के दौरान इनएक्टिव हो जाते हैं। तो सस्पेंड, एनसीईआरटी लिखते हो सस्पेंडर हो गए। फिर उसके बाद एडेप्टेशन है, वो आज पढ़ा ही दिया हमने। एडेप्टेशंस हम कैसे फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल एडेप्टेशंस, और उनके एग्जांपल हैं, चाहे वो ब्लेबर का हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में मिलने वाले कैंगरू रेट का हो, चाहे वो डेजर्ट में मिलने वाले अपनशिया यानी कैक्टस का हो, या वहाँ के प्लांट CAM, उनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, गहराई में होते हैं, संकन स्टोमेटा। अब चाहे वो ठंडे इलाकों में रहने वाले जो मैमल्स हैं, उनके शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज क्यों ना हो, वो एग्जांपल, ताकि हीट लॉस कम से कम हो जाए। तो वो एलन का रूल वो भी यहाँ आ गया। एल्टीट्यूड सिकनेस को एनसीईआरटी समझा देती है, तो तुम अपने हिसाब से खूब बड़ा बड़ा करके लिख सकते हो एडेप्टेशंस। कोई कहे कि एडेप्टेशन से आप क्या समझते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एडेप्टेशन के बारे में डिटेल में समझाइए। तो मेरे हिसाब से तुम अभी तुमसे कहूँ तो एक पेज तो भर दोगे, तुम भर दोगे नहीं भर दोगे? यस सर। हाँ, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, तो और एल्टीट्यूड सिकनेस होने पर यानी हमें जो नोजिया वगैरह ये सब सिचुएशन आती है, तो हमारी बॉडी कैसे उसको कंपनसेट करती है, क्यों होता है ये बताओगे।
प्रेशर कम हो गया तो या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई, और वो कैसे तो आरबीसी काउंट बढ़ेगा, वो सब चीजें समझा दोगे। टेम्परेचर को हमारी बॉडी कैसे मेंटेन कर पाती है, पसीना आएगा कांपेंगे, वो सब कुछ चीजें समझा दोगे। कैसे आर्की बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस उसमें भी रहते हैं, तो उसको भी तुम थोड़ा सा बता सकते हो। ये सब चीजें करते करते, और वो बिहेवियरल एडेप्टेशंस के बारे में भी तुम बता दोगे, लिजर्ड्स या क्रोकोडाइल का एग्जांपल लेकर, तो कैसे वो अपने टेम्परेचर को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें बच्चों समझ में आ गया है सब, है ना? यस सर। हाँ जी सर। जी सर। लेकिन यार तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, इसको तुम पढ़ो। एनसीईआरटी से। हाँ जी सर। हाँ, एनसीईआरटी से पढ़ो। महबूबा उससे शादी कर ले भाई, मयंक। यस सर। सर हम भी जाएंगे बारात में। यही काम आएगी मेरे भाई, कोई काम नहीं है ये। यस सर। हाँ, बारात ये तो सही कही सर आपने। है ना, तुम्हें याद आएंगी कि सर, हाँ सर एनसीईआरटी से मोहब्बत करनी सीख ले मयंक, दिल दे दे ओके सर। हाँ, दे दिया भाई, है ना? ओके सर। हाँ ठीक है बच्चों, फिर अब क्या करेंगे हम? कल इसको कंटिन्यू कर देंगे, पॉपुलेशन समझेंगे कल को, है ना? हाँ जी सर। ओके सर। कल पॉपुलेशन वाला पार्ट समझ लेंगे, कल मुलाकात। ओके, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।